हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्लास 18 तक कंप्लीट हम लोगों ने जीएस का जो रेलवे में जो पीवाईक्यू में जीएस का पोर्शन हम लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा। मैंने कहा था समय समय पर आप सभी के लिए जितनी क्लासेस हमारी आगे बढ़ेगी, मैंने कहा था कि आप सभी को कि क्लास तो हम आप लोगों को कंटिन्यूसली ही पढ़ा रहे, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। तो आज की क्लास में आप लोग क्लास नंबर 1 से लगाकर तो क्लास नंबर 18 तक का कंप्लीट रिवीजन आप सभी मेरे साथ देखने वाले हैं। और इसी के साथ जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, मैं आशा करता हूं कि उसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बिगर किसी देरी से मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। और रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आप एक टेस्ट के रूप में दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सभी इस क्लास में बिल्कुल सही बना पाए, क्योंकि क्लास 1 सर है, क्लास 1 से है, तो क्लास नंबर 18 तक सारे सवाल सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को जो देखने को मिलेंगे। टोटल 50 सवालों की आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास होने वाली है। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के रिवीजन के तौर पर। और रिवीजन में आप सभी को पता ही कि इसी प्रकार से हम लोग रिवीजन लेकर आते हैं। पहला सवाल, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, कुछ नवीनतम जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती है तो लिखिएगा। और कुछ यदि सवाल क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो पेपर बहुत सरल हमें जो लगता है। यदि कोई से सवाल का मैंने जवाब पूछा कि इस सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, मैं बोलूंगा कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा पहला सवाल हम सभी ये देखने को मिलेगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख लिखा है। नियमों का उल्लेख लिखा है, इसका मतलब हम लोगों को इनडायरेक्ट रूप से यह बोलना चाह रहा है कि कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात कर रहा है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के नियमावली के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार से प्रमुख जो प्रकार के पीटक हमें देखने को मिलते हैं। सुत पीटक हमें देखने को मिलता है, विनय पीटक हमें देखने को मिलता है, और आप लोगों का अभी धम्म पीटक हमें देखने को मिलता है। जब हम सुत पीटक की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर देखते हैं, और खास करके उसमें बौद्ध धर्म में कि जिसमें हमें 16 नहीं, सुत जो पीटक है उसमें 15 महाजनपद के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। और जो विनय पीटक है, उसी विनय पीटक में हम सबको क्या प्राप्त होता है, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियमावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि विनय पीटक। क्या रहेगा सवाल का राइट आंसर? विनय पीटक हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बिल्कुल सही दिया होगा। सवाल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पवन ऊर्जा की यदि विश्व लेवल पर बात की जाएगी तो हमें चाइना और यूएसए देखने को मिलेंगे, लेकिन भारतवर्ष की बात की जाएगी, प्यारे भारत की बात की जाएगी, तो पवन ऊर्जा में आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु कौन सा पड़ेगा? तमिलनाडु देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोगों को गुजरात यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण को हम लोगों ने क्या, न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट किया था उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो यशस्वी, उस समय की जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका क्या नाम था, इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। और 1974 में आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सफल परीक्षण किया था। कोडवर्ड का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग जो था बुद्धा हम लोगों ने यहां पर कोडवर्ड नाम दिया था। और इसके बाद जब हम लोगों ने 1998 में परमाणु सफल परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस समय शक्ति 98, उस समय क्या हुआ करता था? शक्ति 98 हुआ करता था। ये हम लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से इसी क्लास में पढ़े थे। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता? बेहद सरल सवाल है। इसके बाद भी कोबोल का पूरा नाम क्या देखने को मिलेगा? ये भी सरल सवाल देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर का जनक कहा किसको जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और मॉडर्न यानी आप लोगों के आधुनिक ये आधुनिक
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यदि आप लोगों से यह सवाल पूछेगा तो क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग देखोगे कि एलन ट्यूरिंग। किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को यहाँ पर कहा जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अगला है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पोबोल लैंग्वेज। मैंने आप सभी को समझाया था कि हम लोगों को एक लोगो भाषा देखने को मिलती, जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा थी। हमें एक बेसिक भाषा देखने को मिली थी जो एक प्रोग्रामिंग भाषा थी। हम लोगों को एक प्री लैंग्वेज देखने को मिली थी जो एक प्रोग्रामिंग भाषा थी। हम लोगों को कोबोल भाषा देखने को मिली थी जो एक प्रोग्रामिंग भाषा देखने को मिली थी। लोगो के बारे में मैंने बताया था, बच्चों को सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा में यदि किसी चीज में समझाया गया था वो लोगो थी। बेसिक भाषा को सबसे पहले व्यवसाय के रूप में काम लिया गया था। चलिएगा, सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा। वो सवाल नंबर 6 हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता प्राप्त करता है। तो ऐसे फार्मर जो केवल सब्जी उगाते हैं अपने खेतों में और सब्जी में महारत हासिल जो कर लेते हैं, इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग ट्रक फार्मरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मरिंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो ट्रक फार्मरिंग हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल के नाम से जाना जाता था? कहां पर सर्वाधिक मात्रा में हमें जो सैनिक भर्ती होते हुए देखने को मिले? तो मैंने बताया था, उस समय बताया था अवध क्षेत्र। कहां पर? अवध को कहा जाता था। जो सवाल नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इन सभी सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। टारगेट रखिएगा कि 50 में से 50 आप सभी के सही होना चाहिए। मैं अगर किसी सरल क्वेश्चन को बोलता हूं कि इसका राइट आंसर लिखिए तो अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और पेन और जो पेन और पेंच लेकर बैठिएगा, ठीक है, जिससे आप यह आकलन कर पाए कि कितना आप लोगों ने पिछले 18 दिनों में हमारे साथ कंटिन्यूसली पढ़ा है। सवाल नंबर हम 8 की चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 8 हमें देखने को मिलेगा, किसान किस राज्य में आपकी उर्वरक की खेती सबसे अधिक होती है? तो आपकी उर्वरक की खपत जो होती है ये किस राज्य में हमें देखने को मिली थी? मैंने कहा था कि पंजाब में। कहां पर? पंजाब में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा उनको वाटर लेवल मिलता है, शायद किसको जो पानी के रिसोर्सेस उनके पास में ज्यादा है। खासकर जो आपके अरब सागर से देखते हैं, उस जो ब्रांच जाती, जो तीसरी ब्रांच आपके अरब सागर से जाती है, तो पंजाब में रेनफॉल होता है। अरब सागर में जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जब मानसून उठता है और बंगाल की खाड़ी से जब मानसून जाता है बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए दिल्ली एनसीआर को पार किया और उसने जब पंजाब में रेनफॉल हुआ, तो कहने का मतलब है कि अरब सागर या आपके अरब सागर की जो ब्रांच जाएगी उसके माध्यम से भी पंजाब में रेनफॉल होता है और बंगाल की खाड़ी में भी जो आपका मानसून बनता है उससे भी मानसून जाता है, तो वो भी आपके पंजाब में रेनफॉल करवाती है। तो पानी के रिसोर्सेज ज्यादा है, खेती बाड़ी ज्यादा होगी, प्रत्येक एकड़ हेक्टर वहां पे किले चलते हैं जो आपके पंजाब में, तो ज्यादा रासायनिक चीजों का उत्पादन, मतलब वो अपने खेतों में डालते हैं चीजों को पैदावार बढ़ाने के लिए। तो पंजाब हमें यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। इसके बाद है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में आपका इस्तेमाल करते हुए शिविर में शामिल हुए थे? वो ऐसे कौन फ्रीडम फाइटर थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम सभी के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी थे, ये यहाँ पर हुआ करते थे। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 10 है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी का क्या नाम है? हमने बताया था जो गैलेक्सियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मैंने दीर्घवृत्ताकार बताया था, मैंने स्पाइरल बताया, मैंने अनियमित आकार मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जो आपकी स्पाइरल गैलेक्सी है वो होती है वो 80% होती है, दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सियां हैं वो 17% होती है। 80% स्पाइरल, दीर्घवृत्ताकार 17% और 3% अनियमित आकार होती हैं। तो टोटल मिलाकर हमें एड्रोमेटा, कौन सी? एड्रोमेटा जो गैलेक्सी है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। मैंने जब ज्योग्राफी की पहली क्लास लिया था मैंने उसमें भी आप सभी को एक बात बोला था, मुझे आप बताइएगा
कि निकटतम सौरमंडल कौन सा पड़ेगा, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जवाब दिया था। मैं आज चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी इस सवाल का जवाब दें। सवाल नंबर 11, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना जो हमें हमारा ब्रह्मांड देखने को मिलता है। सवाल नंबर 12 है उस या आपका एक्सप्लोप्लैनेट का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी की कैसिनी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के नाम से मैंने बताया था, कहा था आप सभी को। कैसिनी 52 के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। जो 12 सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 13 जो हमें देखने को मिलेगा, उस तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित जो आकृतियां होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैंने कहा था कि उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम लोग तारामंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? तारामंडल हम लोग इसे कहेंगे। ठीक है, तारामंडल मैंने कहा था सबसे बड़ा तारामंडल हम लोगों को हाइड्रा क्या देखने को मिला था? हाइड्रा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बेहद अच्छे तरीके से अपने आंसर लगाए होंगे और आपने चेक किया होगा, तो आप सभी के पूरे में से पूरे नंबर आप सभी ने प्राप्त किए होंगे। अगले नंबर पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 14 की बात करेंगे। और सवाल नंबर 14 आप सभी को जो देखने को मिलेगा, हाइड्रा हीलियम और अन्य डायनित गैसों के तारों के धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा था कि जब कोई भी हीलियम, हाइड्रोजन या जितने भी हमें पार्टिकल, जितने क्लाउड होते हैं, सब पास में आने को जो देखते हैं तो उसे हम न्याहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याहारिका। और जब वो और भी पास में आती है, जब उसमें और भी पिंड बनते हैं तो उसे फिर एक बड़ी श्रृंखला बनती है, उसे हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, उसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। तो न्याहारिका जो रहेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैली द्वारा किए गए खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की कितनी यहाँ पर संख्या की खोज की थी? मैंने बताया था 4 चंद्रमाओं के उनके द्वारा यहाँ पर खोज किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली ने होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख रिवर हमें देखने को मिलती है। तो मैंने कहा था कि उस रिवर का नाम ताप्ती रिवर था। जो ताप्ती रिवर इनके बैंक के इनके किनारे के पास पड़ती है, लेकिन अपितु यदि वहां पर ताप्ती रिवर नहीं पूछता है तो आप लोग जवाब दीजिएगा अपनी ईमानदारी से कि उसका मैंने क्या नाम बताया था। पहले बोलिए आप कि हम लोगों ने क्या नाम बताया था। बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम लोगों ने दमन गंगा, क्या नाम दिया था उसे? दमन गंगा। तो यहाँ पर एक्चुअली कहा जा सकता है दमन गंगा रिवर, देख दमन गंगा रिवर हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन जिसका वास्तविक नाम यहाँ पर ताप्ती नदी भी हम लोगों को देखने को मिलता है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पहले कॉरिडोर का उद्घाटन उस समय प्रधानमंत्री और हम सबके लिए आज भी आदरणीय प्रेरणा के स्रोत हमारे श्री अटल, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। सवाल नंबर 18 की ओर रुख करेंगे। ये सवाल नंबर 18 है। 2019 में प्रमण मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रमण मुखर्जी आप सभी जानते हैं, इनको इनके साथ 3 व्यक्ति को दिया गया था। इन्हें कौन सा मिला था? तो इन्हें भारत रत्न कौन सा दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 2019 में दिया गया था। सबसे कम उम्र में भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर साहब को, किनको? सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया था 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का आप देखेंगे भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें किस राज्य में देखने को मिलेगी? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, हमने बताया था कि आप लोगों को सोमेश्वर, कौन सा? सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप में लॉन्च किए गए बैंक खाते का क्या नाम था? मैंने कहा था जिसका नाम था धन लक्ष्मी। क्या नाम देखने को मिलेगा? धन लक्ष्मी हम लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। सवाल नंबर 21 देखने को मिलेगा। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापत्य हरमिंदर साहब के जिसे नाम से जाना उसकी आधारशिला रखी थी? तो मैंने कहा था कि हजरत मियां के कहने पर जो हरमिंदर साहब जो मंदिर का टेम्पल जो यहाँ पर बनवाया गया था, गुरु अर्जुन देव हुआ करते। कौन हुआ करते थे? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन जो देव थे ये बिल्कुल हुआ करते थे गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। मैंने आप लोगों को कहा था
कि अर्जुन देव जी के द्वारा इसकी आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी। किस मुगल शासक ने इनकी हत्या किया था? तो जहांगीर के द्वारा। किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या किया गया था। गुरु तेग बहादुर की भी हत्या मुगल शासक तेग बहादुर की भी हत्या मुगल शासक के द्वारा किया गया था। क्या नाम था उस शासक का? नाम था आलमगीर, या इसे हम लोग बोलते हैं औरंगजेब। किस नाम से जानते हैं? औरंगजेब के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। सवाल नंबर 22 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था, बाद में वह अमेरिका का हिस्सा हो गया? आप सभी जानते हैं कि रूस का वो साइबेरियन क्षेत्र हुआ करता जिसका नाम था अलास्का। अलास्का प्रेजेंट टाइम में अलास्का पर अधिकार यूएसए का है। अलास्का की हाईएस्ट पीस माउंट मैकिन्ले देखने को मिलती है। 1000 घाटियों की भूमि कहा जाता है अलास्का को, कहा जाता है माउंट ऑफ बुक्सा। बुक्सा जो पर्वत श्रेणी है वो, और माउंट अलास्का, माउंट मैकिन्ले कहां पर देखने को मिलती है? इसी अलास्का वाले हिस्से में देखने को मिलती है। तो अलास्का, मैंने इसका ऑप्शन भी आप सभी को यहां पर दे दिया था। सवाल नंबर 23 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 23 आप सभी को देखने को मिलेगा। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी के बारे में बताया था, मैंने कहा था प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। कहां पर देखने को मिला था? महाराष्ट्र में था। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में जो महागठबंधन जो है बीजेपी का है, फिर एक या आपके एनसीपी से ब्रेकडाउन एक नई एनसीपी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी का है, शिंदे गुट का है। इनकी जो सरकार और महाराष्ट्र की जो सीएम है एकनाथ शिंदे साहब ने गोमाता जो गाय को वहां का राजकीय पशु घोषित किया है। तो वो अब आप टिक लगाइएगा, ये मत लगाइएगा, ये पीवाईक्यू में आया था तो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सारे नंबर आपने प्राप्त किए होंगे और प्राप्त कर किए होंगे। चैनल को लाइक तो जरूर, मतलब क्लास को लाइक तो आप लोगों ने जरूर कर दिया होगा। सवाल नंबर 24 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 24 आप सभी को देखने को मिलेगा। निम्न में कौन 1973 में भारत में बाघों की आबादी में व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना थी? तो ये जो संचालित योजना थी इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? आप लोगों से सवाल पूछा है तो आप बतलाइएगा इस योजना को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ये जो योजना थी इस योजना को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, पीटी में यहां पर लिख रहा हूं तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, पीटी का मतलब होगा प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने चलाया था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्माइलिंग थिंग की उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अरुधुति राय मैम के द्वारा लिखा। किसके द्वारा? अरुधुति राय। इस सवाल का भी बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर यहां पर दिया होगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। बीमा राशि बीमांक दर में प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री सफल योजना के तहत वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियर कितने प्रतिशत है? ये मतलब ये कितना है? तो ये हमें 5% यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? और इसी जनधन योजना ने यूनेस्को में अपनी जगह बनाई थी क्योंकि एक बड़े लेवल पर इसको संचालित किया गया था। तो 2014 में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। सवाल नंबर 28 जो देखने को मिलेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे ये हमें यहां पर देखने को मिला था। तो मैंने कहा था कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान हुआ करते थे, है ना। और उसके बाद में जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में सिंधु समझौता हुआ था। कौन से शहर में हुआ था? कराची में। कहां पर हुआ था? कराची में एक समझौता हम लोगों को देखने को मिलता है। सवाल नंबर 18 है, 29 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र 2019 पर लोकसभा चुनाव लड़ा था? आप सभी जानते हैं वायनाड। कहां से? वायनाड से लड़ा था और वहां से इस चुनाव को जीता भी था। ठीक है, सवाल नंबर 30 हमें देखने को मिलेगा, भारत में कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल जो प्राथमिक के अंतर को हम लोग प्राथमिक घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। प्राथमिक घाटा के नाम से हम लोग इसको आज भी जानते हैं।
सवाल नंबर 31 जो पड़ेगा, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने थे? हमने बेहद हमारी रेगुलर क्लास में जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसमें पढ़ा था, मैंने बताया था बजरंग पूनिया। कौन बने थे? बजरंग पूनिया यहाँ पर बने थे, जो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिला था। अब सवाल नंबर 32 बेहद सरल है। निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह, मैंने सखू नल्लू बताए थे जिन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स का विरोध किया था एक बड़े लेवल पर, एक संथाल मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अब आपको उस राजा के बारे में बताइए, बहुत बेहद आईएमपी पढ़ता है, मैंने पहले भी कहा था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था संथाल विद्रोह के समय। ठीक है, अगला सवाल है कि चंद्रकांता उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री साहब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा और मैं आशा करता हूं कि 33 में से 33 आप लोगों ने प्राप्त किए होंगे। 33 के बाद हम लोग 34 पर बढ़ेंगे। 34, मैं माफी चाहूंगा, ये 34 के बाद फिर से 30 आ गया, मेरे को नंबर गलत हो गया है, लेकिन कोई नहीं। 35 हमें देखने को मिलेगा जो है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया है? तो प्यारे भारत ने। किसने प्राप्त किया है? भारत ने यहाँ पर प्राप्त किया है, बनाया है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्या में पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षी सम्मेलन की स्थायी जो समिति थी, इसका वो कौन बनाई थी? तो सप्रू समिति। कौन सी? सप्रू हम लोगों को यहाँ पर समिति देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 32 पर चर्चा करेंगे। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण प्रोटोकॉल है उसमें किस रूप से जाना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यूएसबी पोर्ट के यहाँ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था अजेंडा। किसका क्या नाम बताया था? अजेंडा 24। क्या नाम दिया था इसको? एक और भी नाम दिया था, इसका नाम था अजेंडा 24। इसको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। सवाल की नंबरिंग गलत हो गया है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे? तो ये ध्रुपद। किससे संबंधित है? ये ध्रुपद से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें इन्होंने महारत हासिल की थी। तानसेन के गुरु का नाम मोहम्मद घोष पड़ेगा। वो पहले गुजरात रीजन से बिलोंग करते थे। गुजरात के बाद वो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आए। ग्वालियर में उन्होंने 10 वर्ष बिताए। 10 वर्ष के बाद तानसेन जाकर उनके शिष्य बने थे। याद रखिएगा, शिष्य बने थे ये। और जो रामचंद्र जो उस समकालीन जो राजा हुआ करते थे ग्वालियर बुंदेल क्षेत्र में, उनके दरबार में हुआ करते थे। पहली विश्व की पहली संगीत सभा का आयोजन भी उनके दरबार में हुआ था। देन वहां से जाकर ये फिर मुगल मतलब वहां पर गए थे, मुगल जो दरबार में गए थे। तानसेन का टॉम्ब है जो मकबरा है, वो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा हम लोगों को वर्तमान की परिस्थिति में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद जो हमें सवाल देखने को मिलेगा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स ग्रोथ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लिमिट्स ग्रोथ कब आई थी? तो ये 1972 में आई थी। कब आई थी? 1972 में आई थी। हम लोगों ने ये कहा था। सवाल नंबर 36 जो हमें देखने को मिलेगा, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की जो है कमी होने पर पाइरुवेट विभाजित होकर परिवर्तन आता है, तो किस में बनता है? ये मैंने ऑक्जेलिक और ऊर्जा में आप लोगों को बताया था। यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। वारली चित्रकला, जो वारली कहाँ की बताया था? हमने बताया था कि वारली कहाँ की पड़ेगी? वारली महाराष्ट्र की। कहाँ की पड़ेगी? महाराष्ट्र की हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि 1972 में, कब से? 38 क्वेश्चन है। 1972 से आप सभी जानते हैं कि 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। क्या हुआ था? शिमला समझौता हम लोगों को देखने को मिला था। और ये जो समझौता देखने को मिला था इंदिरा गांधी और भुट्टो के वास में। ठीक है, भुट्टो के बीच में, के पाकिस्तान के पीएम, इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा सभी। यदि अगर आप सभी को याद होगा तो आप लिखिएगा कि जो ताशकंद जो ताशकंद हमें सम्मेलन देखने को मिले, जो समझौता देखने को मिलता है 1966 में, वो किन दो के बीच में हुआ था? ताशकंद। ठीक है, लिखिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में।
सवाल नंबर 39 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 39 जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम अनुसंधान हेतु अनुसंधान रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा। क्या नाम देखने को मिलेगा? अप्सरा हम लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। तो सवाल नंबर 39 का ये हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये सीरीज है वो वरदान बैच है। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री आप सभी सैटरडे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पॉलिटी संडे के दिन हम लोगों ने पढ़ा था, थर्सडे के दिन आप सभी मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इस थर्सडे आप सभी जुड़ना ना भूलिएगा, बेहद अच्छी क्लास होने वाली है, दमदार क्लास होगी, पहले से बहुत शानदार क्लास आप लोगों के लिए तैयार की है। ठीक है, ठीक है, आप सभी जुड़ना ना भूलें इस ज्योग्राफी की कंटिन्यूसली क्लास में। तो ये 3 क्लास आप सभी वीक में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। उन्हीं कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन का पीवाईक्यू मतलब रिवीजन के बेसिस में आप सभी को पढ़ा रहा हूं। अरुण सर आप सभी को साइंस की पीवाईक्यू पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 40 जो हमें देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 40 है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया था कि हमें इसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं कि मानव चित्रकारी था उस समय, आदि मानव की जो चित्रकारी जो शैली हुआ करती थी, तो एक प्रमुख कारण है कि उसके कारण भी जाने जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन पर रहेगा कि ऑप्शन हमें क्या देखने को मिलता है। हड़प्पा की अधिकांश नामक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका जो उपयोग व्यवसायिक मुद्दों के लिए किया जाता था। मैंने बताया था सेलेनाइट। क्या नाम था? सेलेनाइट। आप सभी को यहाँ पर मैंने जवाब दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमने जवाब दिया था। सवाल नंबर 42 था, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल है, एक विशाल था। तो क्या था? अच्छा, ये क्या मतलब किस क्या था ये? तो एक आयताकार हुआ करता था, जो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो से पाया गया विशाल एक विशाल था। तो एक आयताकार हमें स्नानागार एक ग्रेड बाद देखने को मिलता है। वो ऑप्शन पर रहेगा कि क्या हम लोगों को वहां पर देगा। सवाल नंबर 43 है, पत्थर की बनी नृत्य पुरुष की मूर्ति नटराज किस पर कहां से पाई गई थी? तो ये हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कितने समय की हमारी ये क्लास हो गई? 1 मिनट देख सकते हैं हम। ठीक है, चलो। 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महान ये निर्देशन के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जुम्मा लिया था? तो वीप और व्हीलर ने। किसने? वीप और व्हीलर। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप सभी ने लगाया होगा तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप सभी जानेंगे सवाल नंबर 45 जो आप सभी हमारे साथ देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अब ये महत्वपूर्ण विशेषता तो कई महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन ये पहली सफल नगर नियोजन जो पद्धति थी, जो सभ्यता हमें देखने को मिलती, जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यदि हमने ऑप्शन में यही था जो रेलवे की पीवाईक्यू में आया था, यदि आप लोगों ने इस प्रकार से लिखा होगा तो बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1946 में 1925 में केंद्रीय विधानसभा एक प्रथम निर्वाचन जो हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई। कौन हुआ करते थे? विट्ठल भाई। विट्ठल जो भाई यहाँ पर हुआ करते थे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 47 है, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषता ली गई है? तो 10 देशों से। कितने देशों से? 10 देशों से विशेषता ली गई है। 48 देखने को मिलेगा। निम्न में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है? तो आर्टिकल क्रमांक 50 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो ये करता है मुख्यतः। सवाल नंबर 49 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक शब्द देश के सरकार के एक से अधिक आपके स्तर पर मतलब सुपरिभाषित करता है? तो हमने कहा था एक से यदि आपकी स्तर है तो विकेंद्रीकरण, लेकिन इस शब्द का जो राइट आंसर रहेगा वो हमें संघवाद देखने को मिला था। कौन सा? संघवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 50 जो हमें देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थिति को
किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया? तो तीसरी जो बैठक हुई थी जो 13 दिसंबर, कौन से दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया गया था। ठीक है, अब आप सब ये लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वीकार कब किया गया था। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास थी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बिल्कुल इस क्लास के सही सवालों का जवाब दिया होगा। और कल आप सभी जानते हैं फिर से हमारा जो है वो रेलवे के लिए पीवाईक्यू है। फिर से हमारा जो जीएस वाला जो आपका पेपर है, जो आपका सीबीटी 1 जो आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए हुआ था, उसी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो भी फिर से बोलूंगा, जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा चैनल को। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।